नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर होली से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत है। आपको बता दें कि सीएम योगी के दिए सख्त निर्देश उन्होंने दे दिए हैं और इसके साथ ही सीएम योगी का अफसरों को ये सख्त निर्देश है। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। होली से पहले वेतन जारी करने के आदेश भी दे दिए गए हैं और सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। होली पर्व पर ही वेतन में लापरवाही नहीं होगी और 28 फरवरी को ही कार्य दिवस घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 3 मार्च को अतिरिक्त अवकाश भी घोषित किया गया है। योगी सरकार का त्योहार से पहले बड़ा फैसला, जहां पर त्योहार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दे दिया है। समय से पहले वेतन देने के निर्देश दिए। तो 3 मार्च को ही वेतन देने के उन्होंने निर्देश दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि होली से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, होली की तैयारियां देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार का सख्त निर्देश भी देखने को मिल रहा है। पूरी अपडेट विस्तार से बताइए। देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बात की जाए, होली का पर्व है और उसके लिए अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा जैसे ही जापान दौरे से वापस भारत आए हैं तो उन्होंने पहला एक आदेश जो था वो कहीं ना कहीं सभी जो वर्ग हैं उनके लिए खुशी भरा जो मैसेज है वो सभी अधिकारियों को दिया, जिसमें खासतौर पर ये निर्देश था कि जितने भी, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो या फिर वो एक परमानेंट कर्मचारी हो, सभी का जो वेतन है वो 28 फरवरी को सुनिश्चित किया जाए कि वो सभी जो वेतन है उन सभी जो कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में सभी का वेतन भेजा जाए। यानी कि जिस तरीके से अगर बात की जाए 28 तारीख चौथा शनिवार है, लेकिन अगर बात की जाए बैंक की उस दिन छुट्टी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि 28 तारीख को सभी जो बैंक के कर्मचारी हैं उनकी फिलहाल छुट्टी रद्द कर दी गई है और जो सभी लोगों का वेतन है वो उनके सभी लोगों के अकाउंट में डाला जाएगा। सभी पेंशनरों के जो अकाउंट में सभी की पेंशन भेजी जाएगी। यानी कि सभी वर्गों को लगातार मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया गया है। वही जिस तरीके से अगर की जाए तो मुख्यमंत्री ने इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला और भी किया है, यानी कि होली की छुट्टी वो 2, 3 और 4 यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 3 दिन का अवकाश भी घोषित किया है होली के पर्व पर। यानी कि बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों के लिए कि उनका जो वेतन है या उनकी पेंशन है वो उनके खातों में तय समय से पहले ही भेज दी जाए। अगर आमतौर पर बात की जाए तो आमतौर पर जो वेतन है या पेंशन है वो 8 तारीख या 10 तारीख के बाद आती है, लेकिन इस वर्ष होली है और होली इस बार 2 मार्च को पड़ गई है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक साफ और स्पष्ट निर्देश सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए हैं कि सभी वेतन है उन सभी के अकाउंट में भेजा जाए और इसको सभी जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करेंगे सभी का जो वेतन है और जो पेंशन है वो उनके अकाउंट में भेजी जा चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं होली का पर्व एक उत्साह का पर्व होता है। सभी लोगों के घर में तमाम तैयारियां रहती हैं और तमाम तैयारियों के साथ एक वेतन पैसे का जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सभी को सख्त साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो सभी की पेंशन और सभी का जो वेतन है वो उनके अकाउंट में बिल्कुल अमन, होली के उत्सव को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरे के दौरान ही दोनों देशों से बड़े पैमाने पर MOU और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे कि प्रदेश में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं पर जापान में 90,000 करोड़ के ही MOU और लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जबकि सिंगापुर में 60,000 करोड़ के MOU और करीब 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया का विश्वास उत्तर प्रदेश को लगातार बढ़ा रहा है। सिंगापुर जापान के साथ हुए समझौते में ही
पत्थर साबित होगा मील का। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट यूपी और संबंधित विभाग इन MOU और निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किलिंग और इसके साथ ही औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगी। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और निवेश के लिए भी दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रांड यूपी को पेश किया। जापानी निवेशकों के साथ में व्यापार और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। ये दौरा सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं, ये यूपी को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रांड यूपी पर सीएम योगी का जोर। सीएम योगी का मिशन जापान। ऑटोमोबाइल से सेमीकंडक्टर तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प। सिंगापुर जापान के रास्ते निवेश का प्रण। उत्तर प्रदेश अब अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए बिजनेस हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर जापान में आयोजित भव्य इन्वेस्टर शो को संबोधित किया। सिंगापुर के दिग्गज बिजनेस लीडर्स के सामने सीएम योगी ने यूपी की बदलती तस्वीर पेश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में किया गया हर निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि वह तेजी से बढ़ने की गारंटी भी देता है। उन्होंने बताया कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी आज भारत के टॉप राज्यों में शामिल है। अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, यानी जल संसाधन आज के दिन। सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए यूपी की प्रगति की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और यूपी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जीएसडीपी में उछाल। पिछले 9 सालों में यूपी की सफल राज्य घरेलू उत्पाद 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जीडीपी में योगदान। आज उत्तर प्रदेश अकेले भारत की कुल जीडीपी में 9.5% का योगदान दे रहा है। नई पहचान। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी ने अब ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ पर केंद्रित अपनी एक नई पहचान बना ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन ही बड़े और अहम फैसलों की झड़ी लग गई। लगभग 11,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल है जापान की प्रमुख कंपनियां कुबोता कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, जापान एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड और कई अन्य। ये निवेश सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। कृषि यंत्र निर्माण से लेकर औद्योगिक मशीनरी, जल और पर्यावरण अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राफिक प्रिंटिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट तक यूपी के हर सेक्टर में नई ऊर्जा और अवसर आने वाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन समझौतों से विनिर्माण क्षमता में बड़ा विस्तार होगा और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। यूपी अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए बनता जा रहा है एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य। सिंगापुर जापान में सीएम योगी का दौरा दर्शाता है उत्तर प्रदेश अब वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 36 लाख करोड़ की जीडीपी और बेहतर कानून व्यवस्था के दम पर यूपी खुद को भारत का ग्रोथ इंजन साबित कर रहा है।
उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 11 नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। घोषित सूची में ही पश्चिम क्षेत्र के 4 जिले, ब्रज का 1 जिला और अवध के 4 जिले, काशी का 1 जिला और गोरखपुर क्षेत्र का 1 जिला शामिल है। सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए 3 ब्राह्मण और 3 ओबीसी, 2 पासी और 1 क्षत्रिय और 1 वैश्य और 1 कायस्थ को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। घोषित नामों में ही अयोध्या से राधे श्याम त्यागी और अयोध्या महानगर से ही कमलेश श्रीवास्तव, गोंडा से इकबाल बहादुर तिवारी और अमरोहा से उदयगिरी गोस्वामी, शामली से रामजी लाल कश्यप और सहारनपुर से अजीत सिंह राणा, बागपत से नीरज शर्मा, पीलीभीत से गोकुल प्रसाद मौर्य, लखीमपुर से अरविंद गुप्ता, मिर्जापुर से लाल बहादुर पटेल और सिद्धार्थनगर से दीपक मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि इन नियुक्तियों से संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी चुनावी तैयारियों को धार मिलेगी। साथियों, अगर देखें तो इसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 26 साल की उम्र में और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 11 जिलों में नए अध्यक्ष घोषित होंगे। अमन प्रधान, क्या अपडेट है? कि बीजेपी ने जो 11 जो जिला अध्यक्ष है उनकी सूची जारी की है, जिसमें सीतापुर में राजेश शुक्ला है, संजय प्रसाद जो कि महाराजगंज से जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं अगर बात की जाए मुरादाबाद की, आकाश पाल हो गए या फिर अभिषेक शर्मा जो कि जिलाध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर से। और अगर जिस तरीके से बात की जाए महोबा से मोहनलाल कुशवाहा है और तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो कि जिला अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बागडोर की जो में उन्होंने अपने आप को शामिल किया, जिसमें बड़े नामों की अगर बात की जाए लखनऊ में जिस तरीके से अगर बात की जाए, लालगंज की बात की जाए, अम्बेडकर नगर की बात की जाए, बस्ती की बात की जाए या अमरोहा आगरा जिला की बात की जाए, तो तमाम ऐसे बड़े बड़े जिले हैं जहाँ पे जिला अध्यक्ष में बदलाव किया गया है। वहीं लखीमपुर खीरी से सुनील सिंह को अहम जिम्मेदारी मिली है। तो साफ तौर पर तमाम जो जिले हैं उनमें जो बदलाव है वो की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जो तमाम जिले की चाहे टीम की बात की जाए, चाहे प्रदेश की टीम की बात की जाए, तो सभी लोगों में कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा सकता है। तो उसी का एक बड़ा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में तमाम जो बदलाव है वो फिलहाल अभी किए गए। बिल्कुल अमन प्रधान, देखा जाए तो सभी जाति को यहाँ पर एक बार मौका दिया गया है, इसको लेकर थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और सभी चाहे वर्ग समुदाय की बात की जाए, चाहे जिस तरीके से बात की जाए, लगातार सभी जातियों को एक साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा से लेकर के चलता है। और उसी का नमूना है कि ये सभी जो संगठन में जो सभी वर्ग हैं उनको लगातार अहम अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो अपने अपने जिलों में जो सभी वर्ग हैं, चाहे जातीय समीकरण की बात की जाए, चाहे किसी भी समीकरण की बात की जाए, तो लगातार सभी जातियों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी ने जो 2027 में जो हैट्रिक है वो लगाने के लिए सभी वर्गों को एक साथ लाने के लिए जो सभी चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी संगठन लगातार अपनी तैयारियां पूरी करता है। बिल्कुल अमन प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन की ओर से जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी गई है और जारी सूची के अनुसार ही लखीमपुर खीरी से अरविंद गुप्ता को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई जिलों में नए चेहरों को अवसर दिया है। लखीमपुर खीरी में अरविंद गुप्ता की नियुक्ति को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सूची जारी होने के बाद नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं का तांता भी लग गया। बधाई देने वालों की भीड़ देर शाम तक जुटी रही, जहां पर नाम की घोषणा होते ही अरविंद गुप्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही
मंदिर भी पहुंचे और जहां पर उन्होंने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि वे जल्द ही विधिवत कार्यभार ग्रहण करेंगे और आगामी कार्यक्रमों और इसके साथ ही संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला भी शुरू करेंगे। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर होली से पहले पड़ रही है रंग भरनी एकादशी और रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के कारण शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने एहतियातन पूरे शहर को ही संवेदनशील मानते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए हैं। संभल प्रशासन ने अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है और सत्यव्रत पुलिस चौकी से बने बताया जा रहा है स्थायी कंट्रोल रूम से 224 सीसीटीवी कैमरों के जरिए प्रमुख चौराहों, बाजारों और इसके साथ ही भीलवाड़ा क्षेत्र पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। इसके अलावा शहर के कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यपाल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, होली को लेकर किस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर? बिल्कुल, जिस तरह से संभल में होली से पहले रंग भरनी एकादशी और रमजान का दूसरा जुम्मे का एक साथ पड़ने के चलते संभल शहर में जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बुधवार के दिन फुल पैटर्न की गई थी, जिसको आगामी त्योहारों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। लेकिन आज शुक्रवार के दिन सुबह से ही जो आगामी जो एकादशी है और उसको लेकर के आज जो होली का त्योहार है और जुम्मे की दूसरी नमाज है रमजान के महीने में, तो इसको लेकर संभल प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। संभल के पुलिस की तरफ से जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है उसमें 224 सीसीटीवी कंट्रोल रूम के द्वारा उसकी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 4 मार्च तक पुलिस कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। संभल में 5 जोन और 16 सेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा को लेकर तमाम पीएसी के जवान और आरआरएफ का पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना त्योहार मनाने को लेकर संभल प्रशासन की तरफ से अपील की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संभल प्रशासन में आज जो शोभा यात्रा निकलेगी एकादशी के दिन, एकादशी के त्योहार को लेकर के, और आज जुम्मे की नमाज है और उसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से कोई चूक ना हो उसको लेकर के तमाम संभल प्रशासन पुलिस है जो अलर्ट देखने को मिल रही है। जगह जगह तमाम संभल पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके जो आने जाने वाले लोगों को उनको रोक लगा दी गई है कि जिस तरह से कहीं भी कोई भी शांति व्यवस्था ना भंग हो सके, सभी शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर संभल प्रशासन की तरफ से तमाम अपील की गई है। और जो शोभा यात्रा निकलेगी वहां पर जो मस्जिद है उसको भी ढकने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संभल प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए और संभल प्रशासन की तरफ से तमाम धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो संभल के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर तमाम कड़े इंतजाम किए गए और उसी को लेकर के जो होली के रंग एक दूसरे पर गुलाल लगा करके जो हिंदू समुदाय के लोग हैं एकादशी के दिन आज होली खेल रहे हैं और अपना बड़े धूमधाम से त्योहार मना रहे हैं। इधर दूसरी बात की जाए तो जो जुम्मे की नमाज है रमजान के महीने में तमाम जो नमाजी हैं वो भी अपने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर पर जो विवादित स्थल है वहां पर नमाजी है वो नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के लेकर तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी सत्यपाल यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बिजनौर जिले में समाजवादी पार्टी के 2 गुटों के बीच में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। मामला बिजनौर तहसील क्षेत्र के गांव फरीदपुर काजी का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन की दीवार निर्माण को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जानकारी के अनुसार रुचि वीरा और सपा नेता रजनीश तोमर के बीच में जमीन की पैमाइश के बाद किराए जा रहे थे और आपको बता रहे हैं निर्माण को लेकर ही ये विवाद खड़ा हुआ है और एक पक्ष द्वारा ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आपत्ति जताई गई थी, दूसरे पक्ष ने फिर आपत्ति जताई जिसको लेकर ये विवाद हुआ और विवाद बढ़ने पर ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण बताई जा रही है। बिजनौर तहसील के फरीदपुर काजी गांव का आज एक मैटर संज्ञान में आया था, जहां जनता दर्शन में प्राप्त शिकायत पर चकबंदी विभाग द्वारा पैमाइश की कार्रवाई की गई थी और उस पैमाइश के बाद वहां निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ होने पर दूसरी पार्टी द्वारा वहां पर विरोध किया गया और आज वहां कई व्यक्ति इकट्ठे हुए थे
जिसका जब आइडिया लगा तो हमने तहसील पुलिस और चकबंदी की टीम वहां भेजी थी। मौके पे फिलहाल निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया है और एक उच्च स्तरीय टीम बना दी गई है। दोनों पक्षों के जितने कागज हैं, जितने उनके एविडेंस हैं, उनका संज्ञान लिया जाएगा और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। फरीदपुर काजी में किसी व्यक्ति के द्वारा हमारी जमीन, मोहम्मद राशिद की जमीन और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अवगत कराया, उन्होंने कि इस जमीन की पैमाइश करा दी जाए। उन्होंने एक संयुक्त टीम बनाई जिसमें चकबंदी के अधिकारी, जिसमें तहसील के लोग और पुलिस की साथ एक जॉइंट टीम बन गई और उन्होंने 16 तारीख को उसकी पैमाइश कर दी। जब आज हम लोग अपनी जमीन पर कुछ काम कराना शुरू किया तो उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने जमीन कब्जाई हुई है, उन्होंने विरोध किया। हमने अधिकारियों से बात की कि इसे पुनः जांच करा करके, पुनः नब्ती करा के इस जमीन को कब्जा। रंग भरनी एकादशी के अवसर पर मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां पर संपूर्ण ब्रिज मंडल होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लठमार होली का आयोजन होगा, जिसे देखने और उसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वृंदावन में श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं और भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर वॉच टावर स्थापित किए गए हैं, जहां से पुलिस निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए अलग अलग सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी के मोठ थाना क्षेत्र में भूजोद के पास में भंडारे से लौट रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एटा के जलेसर क्षेत्र में आलू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई और 25 वर्षीय लोकेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में ही नुमाइश मेला देखकर लौट रहे 2 युवकों की मोपेड को डंपर ने टक्कर मार दी और रामजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजय पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। और जिले में बताया जा रहा है कि वहां पर लखनऊ रेफर भी उन्हें कर दिया गया है। और इसके साथ ही अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में खेत से लौट रहे रजनू पासी को तेज रफ्तार निजी बस ने कुचल दिया। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पुलिस ने बस को पकड़ लिया और आपको बता दें कि बरामद कर लिया और मामले की भी जांच की जा रही है। लगातार हो रहे हादसों से प्रदेश में शोक और चिंता का माहौल भी बना हुआ है। पुलिस सभी मामलों में जांच कर रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए IRN TV नेशनल।